जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट मिशन मधुबन में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं प्रैक्टिस सेट चल रहा है और यह प्रैक्टिस सेट दोस्तों 5वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए काफ़ी एडवांटेज होगा और इसको ध्यान से पढ़िएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और अपने अच्छे से तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको नोट डाउन भी करिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन से हमें 5 क्वेश्चन बताने हैं आप लोगों को, जो आप लोगों के लिए काफ़ी क्या होगा, बेनिफिट होगा, बेनिफिशियल होगा। तो आइए दोस्तों, लेट्स हैव बिगिन। देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आइए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। यहाँ ठीक, निम्नलिखित में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? निम्नलिखित में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? तो ऑप्शन देखिएगा, हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस, गैसोलीन। तो देखिए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, हाइड्रोजन। आइए थोड़ा सा हाइड्रोजन के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इसे जानते हैं, इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक, ईंधन कहा जाता है। और यह जो है दोस्तों, यह प्रदूषण रहित ईंधन है। क्या है दोस्तों? इसे प्रदूषण रहित ईंधन भी कहा जाता है। ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है, प्रदूषण रहित ईंधन भी कहा जाता है। तो देखिए हाइड्रोजन हो गया। आइए चारकोल के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। चारकोल आप लोग जानते हैं दोस्तों कि ये क्या है, ये लकड़ी का जो लकड़ी जलती नहीं है, तो वही लकड़ी का जला हुआ जो भाग जो कोयला के रूप में होता है, वही चारकोल है। इसका मतलब क्या है, चारकोल जो होगा दोस्तों, चारकोल जो होगा ये क्या है, कोयला ही है। इसको क्या बोला जाता है? कोयला ही। जो लकड़ी का जला हुआ भाग होता है कोयला होता है। आइए प्राकृतिक गैस देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं प्राकृतिक गैस लिखता हूँ। प्राकृतिक गैस आप जानते हैं दोस्तों, प्राकृतिक गैस के बारे में, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः 2 गैसें आती हैं। वह 2 गैसें जानते हैं दोस्तों, या मेथेन आती है और एक आती है दोस्तों एथेन आती है, C2H6। इसको कहा जाता है दोस्तों, इसको मेथेन कहा जाता है और इसको कहा जाता है क्या, इसको एथेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एथेन कहा जाता है। और प्राकृतिक गैस की 2 मुख्य क्या होती हैं, गैसें होती हैं, मेथेन, एथेन। इतनी बात समझ में आई? ये तो होगी, हाइड्रोजन भी हो गया, चारकोल भी हो गया, प्राकृतिक गैस भी हो गया, गैसोलीन। गैसोलीन में क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का क्या होता है, ईंधन ही होता है। तो आई होप सो दोस्तों इतनी बात समझ में आई। तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न से 4 से 5 प्रश्न समझ में आ रही है आप लोगों को। तो आइए आगे बढ़ते हैं, लेट्स हैव अ मूव। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, और ये आपकी स्क्रीन पे शानदार प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण है? अभी हमने बताया है इसके पहले वाले प्रश्न में बताया कि नहीं दोस्तों, कि सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण वाला ईंधन जो है वो कौन सा है? हाइड्रोजन। कौन सा है दोस्तों? हाइड्रोजन। कोयला हमने बताया है आप लोगों को, कोयला क्या होता है, लकड़ी का जला हुआ भाग जो होता है वह कोयला होता है। डीजल आप जानते हैं दोस्तों, यह किससे बनता है? फोसिल्स, या इसको आप जीवाश्म बोल सकते हैं। हाँ, पेट्रोल और डीजल और केरोसिन, ये सब जीवाश्मीय है, जीवाश्मीय ईंधन है। क्या है दोस्तों? यह जीवाश्मीय क्या है, जीवाश्मीय ईंधन कहा जाता है। किसको दोस्तों? इस डीजल को। कोयला जानते हैं, लकड़ी का जला हुआ भाग ही क्या कहलाता है? कोयला होता है। ये समझ में आई? केरोसिन जानते हैं दोस्तों, यह कहीं ना कहीं यह भी जीवाश्मीय क्या है, ईंधन है। तो इतनी बात समझ में आई। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों। तीसरा प्रश्न यहाँ आपके स्क्रीन पे, ये वाला प्रश्न, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है बायोमास, कोक या प्रशोधक। यह प्रशोधक नहीं होता है दोस्तों, प्रणोदक होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रणोदक होता है। और ये आंसर क्या होगा? प्रणोदक। देखिए, रॉकेट और अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए 2 तरल क्या होते हैं, गैस प्रयोग में आती हैं। 2 गैसीय ईंधन आते हैं, जिसको कहा जाता है हाइड्रोजन और क्या, ऑक्सीजन। ये तरल ईंधन है। क्या है दोस्तों? तरल रूप में क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं। तरल रूप में या ईंधन प्रयोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सुनिए, यह जो होते हैं दोस्तों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो तरल रूप में होते हैं, तो कहीं ना कहीं रॉकेट और अंतरिक्ष यान की कार्य क्षमता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जब कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं यह जो है ईंधन, यह प्रणोदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस रूप में? प्रणोदक के रूप में। तो कहीं ना कहीं आंसर क्या होगा? सी होगा। और ये क्या है, यही तरल क्या है, आपके ईंधन है, मेन यही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो और ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि रॉकेट और अंतरिक्ष यान, पूछा जाता है दोस्तों रॉकेट
एवं अंतरिक्षयान, रॉकेट एवं अंतरिक्षयान दोस्तों पूछा जाता है पेपर में कि किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं। तो रॉकेट और ईंधन आप जानते हैं दोस्तों संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, ये पेपर में आया है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर क्या करते हैं दोस्तों, ये कार्य करते हैं। ठीक है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, इतनी बात समझ में आई। अगर कहीं बाय द वे अगर संवेग संरक्षण प्रश्न में नहीं होगा तो आप क्या लगाएंगे, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसे न्यूटन का तीसरा नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, क्रिया प्रतिक्रिया पर भी काम करता है ये, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, या इसे कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, या इसे न्यूटन का तीसरा नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है, तीसरा नियम भी कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। तो और देखिए संवेग आया ना, तो संवेग के बारे में समझ लीजिए दोस्तों। संवेग जो होता है इसे मोमेंटम कहा जाता है इंग्लिश में, या मास जो होता है, मास और वेलोसिटी के गुणनफल को, मास द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, संवेग कहा जाता है। और संवेग क्या होती है, यह सदिश राशि होती है। क्या होती है दोस्तों, सदिश राशि होती है। तो समझ में आया, द्रव्यमान वेलोसिटी, मास वेलोसिटी, मास वेलोसिटी को क्या कहा जाता है, ये संवेग कहा जाता है। ये क्या होती है, यह सदिश राशि होती है। क्या दोस्तों, इसे सदिश राशि कहते हैं। बात समझ में आई, हाँ इतनी बात समझ में आई। देख लीजिए बायोमास क्या होता है दोस्तों, बायोमास उसे कहते हैं जितने भी क्या होते हैं, जीवधारी होते हैं, जीवधारू जितने भी जीवधारी होते हैं वो क्या होते हैं, कहीं ना कहीं मृत होते हैं या जीवित होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है क्या, बायोमास कहा जाता है। कोक जानते हैं दोस्तों आप लोग, यह कोक क्या होता है, एक प्रकार का कोयला होता है, या एक ठोस कोयला होता है जो बिटुमिनस कोयला से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। कोक समझ में आया, ये एक प्रकार का क्या होता है, कोयला होता है जो कि ठोस रूप होता है, और यह बिटुमिनस कोयला से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। कोक हो गया। अब कोल देखिए, कोल गैस, कोल गैस में तीन चीजें आती हैं। कोल गैस में दोस्तों यहाँ मैं लिख रहा हूँ, समझ लीजिएगा, कोल गैस, कोल गैस बोलिए या कोयला गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको कोयला गैस भी बोल सकते हैं। और इस कोयला गैस में तीन महत्वपूर्ण गैसें पाई जाती हैं। वह कौन कौन सी हैं दोस्तों, तीन महत्वपूर्ण गैसें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक हाइड्रोजन होता है, दूसरा जो होता है दोस्तों मेथेन होता है, और तीसरा जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है, इसको मेथेन कहा जाता है, इसको हाइड्रोजन कहा जाता है। यह क्या होती है, तीन कोल गैस या कोयला गैस हाँ होती है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें क्या होता है, मेथेन होता है। तो इतनी बात समझ में आई। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अथवा मेथेन के बारे में देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, आइए अगला हाँ देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, और इसी में थोड़ा समझिएगा आप लोग मेथेन के बारे में। मेथेन के बारे में देखिए थोड़ा, मेथेन के बारे में। इस मेथेन को क्या कहा जाता है दोस्तों, इस मेथेन को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस। क्या कहा जाता है, इसे ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड के बाद, यह कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरी सबसे खतरनाक गैस मानी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरी सबसे खतरनाक गैस है ये। और जानते हैं दोस्तों इसकी खासियत ये है, यह ग्लोबल वार्मिंग क्या करता है, फैलाता है बहुत ज़्यादा। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ये भी जानते हैं आप लोग, ये कल कारखानों में पाया जाता है, देखने को मिलता है। कल कारखानों में देखने को मिलता है। ठीक है, कल कारखानों में देखने को मिलता है। और जो दोस्तों जो पशुएं होती है जुगाली करने वाले, उसमें बेसिकली आता है भाई गाय आती हैं और भैंसें आती हैं। ठीक है, जुगाली करने वाली, क्या दोस्तों, जुगाली करने वाले पशु, जुगाली करने वाले पशुओं में देखने को मिलता है। ठीक है, ये मेथेन। और देखिए इसे आप जानते हैं मार्स गैस या दलदली गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे मार्स गैस या इसे क्या कहा जाता है, इसे दलदली हाँ दलदली गैस भी कहा जाता है। ठीक, और ये भी जानते हैं दोस्तों यह धान के खेत में भी पाया जाता है, धान के खेत में भी पाया जाता है। ठीक, और ये भी जानते हैं दोस्तों कि यह जो है यह गोबर में पाए जाते हैं, जिस कारण इसे गोबर गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोबर गैस भी कहा जाता है, गोबर गैस भी कहा जाता है। अब सुनिए दोस्तों, अभी हमने बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड से, ये कार्बन डाइऑक्साइड से आप देखेंगे दोस्तों 20 से 30 गुना दोस्तों यह क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग की क्षमता को बढ़ाता है। क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से 20 से 30 गुना अधिक दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग
ग्लोबल वार्मिंग को क्या करता है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग को क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग की क्षमता को बढ़ाता है, ग्लोबल वार्मिंग की क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। अब ग्लोबल वार्मिंग जानते हैं दोस्तों, विश्व ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये होता है ग्लोब का क्या होना, वार्म होना, गर्म होना, क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। और इस ग्लोबल वार्मिंग में सबसे खतरनाक जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और दूसरी क्या होती है, मीथेन होती है। तो इतनी बात समझ में आई। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, चौथा नंबर प्रश्न है, चौथा नंबर और शानदार प्रश्न है दोस्तों ये। देखिए, एलपीजी, और एलपीजी का फुल फॉर्म भी आया है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है दोस्तों, इसका मैं लिख देता हूं। देखिए, एलपीजी के बारे में मैं लिखता हूं लिक्विफाइड, यहां पे लिखता हूं मैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम। क्या दोस्तों, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। देखिए, एलपीजी में मुख्यतः दो गैसें पाई जाती हैं जो घटक होते हैं एलपीजी के घटक। यहाँ मैं लिखता हूँ एलपीजी के मुख्यतः दो घटक होते हैं, एक को कहा जाता है प्रोपेन, एक को क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रोपेन, और दूसरे को कहा जाता है दोस्तों ब्यूटेन। दूसरे को क्या कहा जाता है दोस्तों, ब्यूटेन। तो अगर प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों ऑप्शन में हो तो दोनों लगाएंगे, अगर प्रोपेन ऑप्शन में है तो इसको लगाएंगे, अगर ब्यूटेन ऑप्शन में है तो इसको लगाएंगे। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या ऑप्शन में है, इसमें ब्यूटेन है, तो क्या होगा आंसर, ये भी ब्यूटेन होगा। और देखिए, एलपीजी में जो होती है दोस्तों गंध आती है, ये भी पेपर में आया हुआ है कि जो एलपीजी में गंध किसके कारण आती है, तो यह कारण होता है दोस्तों एथिल मरकेप्टन के कारण। किसके कारण दोस्तों, एथिल मरकेप्टन के कारण, एथिल मरकेप्टन के कारण दोस्तों क्या आती है, हाँ, एथिल मरकेप्टन के कारण इस पेट्रोल में इस एलपीजी या सिलेंडर में क्या होती है, गंध आती है, महक आती है। तो इतनी बात समझ में आई। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आप लोग जानते हैं, आइए थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देख लीजिए। मीथेन तो समझा आप लोगों ने, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते हैं कि वायुमंडल में आप देखेंगे दोस्तों 0.03% क्या होता है, वायुमंडल में पाया जाता है, ठीक है। इसे भी क्या ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है, इसे भी क्या कहा जाता है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है, ठीक दोस्तों। देखिए, 1997 में एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसे कहा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। वह जापान का एक शहर है, वहीं पे एक प्रोटोकॉल हुआ था इस कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने के लिए, इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए। लेकिन पूरे विश्व में दोस्तों आप जानते हैं 2005 में क्या हुआ दोस्तों, लागू हुआ, ठीक है। यह कानून, ये कब आया था, कब प्रोटोकॉल हुआ था, 1997 को। कहाँ पे हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल, यानी जापान में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है, प्रोटोकॉल जापान में। और यह जब प्रोटोकॉल हुआ था तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने के लिए ये किया गया, और भारत इस पर हस्ताक्षर किया था 2002 में। ये पेपर में आया हुआ है कि भारत ने 2002 में हस्ताक्षर किया है, हस्ताक्षर किसने, भारत ने 2002 में। तो इतनी बात समझ में आई बात समझ में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है। आइए, मीथेन के बारे में अभी बताया हमने, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न से कम हमें 4 से 5 प्रश्न बताने हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। निम्नलिखित में से, देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, तो यह पेपर में आया है कि बताइए बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा होता है और वायरस जनित रोग कौन सा होता है। तो देखिए, पीलिया चेचक मम्प्स या पीलिया चेचक मम्प्स यह जो होते हैं यह विषाणु जनित रोग हैं। कौन से दोस्तों, इसे कहा जाता है विषाणु जनित रोग, ठीक है, विषाणु जनित रोग। तो इसमें क्या बचा, इस तपेदिक को टीबी कहा जाता है। क्या दोस्तों, टीबी, और टीबी का मतलब होता है ट्यूबरक्लोसिस, क्या, ट्यूबरक्लोसिस, या इसको क्षय रोग भी कहा जाता है या तपेदिक भी कहा जाता है, ठीक। इससे जो अंग प्रभावित होता है, इस तपेदिक या टीबी से जो अंग प्रभावित होता है फेफड़ा होता है। पीलिया से दोस्तों जो अंग प्रभावित होता है आप जानते हैं यकृत होता है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यह यकृत अंग प्रभावित होता है, ठीक। इसमें जो होता है फेफड़ा अंग प्रभावित होता है। क्या दोस्तों, इससे फेफड़ा अंग जो होता है प्रभावित होता है, ठीक। और चेचक में जानते हैं पूरी शरीर क्या होती है, पूरी शरीर क्या होती है दोस्तों, पूरी शरीर, हाँ यहाँ मैं लिख देता हूँ, पूरी शरीर क्या होती है, प्रभावित होती है,
ठीक है, चेचक में। और मम्स देखिए दोस्तों, मम्स तो कई बार आया है, मम्स के बारे में थोड़ा देख लीजिए दोस्तों। मम्स के बारे में, इस मम्स को कई नाम से जाना जाता है दोस्तों। इस मम्स को कहा जाता है, हाँ, गलसोथ, गलसोथ भी कहा जाता है दोस्तों। इसे गलसोथ या गलसूहा भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? गलसूहा भी कहा जाता है, गलसूहा, ठीक। या इसका एक और नाम भी है दोस्तों, या कंठमाला रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंठमाला, या इसका एक और नाम है, या मैं कर देता हूँ यहाँ पे, इसका एक और नाम है गलगंड रोग भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? इसे गलगंड रोग भी कहा जाता है, मम्स। इससे जो प्रभावित अंग होता है वह कान के नीचे एक तंत्रिका होती है, वही क्या होती है? प्रभावित होती है। तो आई होप सो दोस्तों सारा का सारा चीज़ समझ में आया, नहीं आया कि नहीं आया? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन। और यह पांचवा तो हो गया, छठा नंबर का क्वेश्चन है, छठवां नंबर। निम्नलिखित में से, ये मेरे से मिस्टेक हो गया है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? किसने अपने आप को स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? तो हिंदुस्तान का तोता आप जानते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, रसखान, अमीर खुसरो, अमीर हसन। कौन है? आप लोग आंसर लगाइएगा। तो कौन सा होगा? अमीर खुसरो। इसे तो हिंदुस्तान का तोता, या इनको कहा जाता है तोतिए हिंद भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? तोतिए हिंद भी कहा जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। तोतिए हिंद या हिंदुस्तान का तोता, किसको? अमीर खुसरो को। यह पेपर में आया है। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में जानते हैं दोस्तों, यह अलाउद्दीन खिलजी क्या थे? समकालीन थे। मोहम्मद खिलजी मलिक मोहम्मद जायसी यह किसके समकालीन थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के क्या थे दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अलाउद्दीन खिलजी के। इन्होंने आप जानते हैं, हाँ, 4 उपन्यास लिखा है। आप जानते हैं 4 उपन्यास मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब पहला पद्मावत, पद्मावत अखरावट, पद्मावत अखरावट, आखिरी कलाम। ये तीनों पेपर में पूछा है। आखिरी कलाम कौन सा दोस्तों? आखिरी कलाम। और एक चित्ररेखा भी है। कौन सा है? चित्ररेखा। ये देख लीजिएगा आप लोग। हाँ, मलिक मोहम्मद जायसी पेपर में आया है, किसके समकालीन थे? अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। इनकी उपन्यास के बारे में देख लीजिए, इनकी रचना के बारे में, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा, 4 हैं। इतनी बात समझ में आई। रसखान के बारे में देख लीजिए दोस्तों। रसखान, रसखान के बारे में देखेंगे आप लोग। रसखान के बारे में यहाँ मैं लिख देता हूँ, रसखान। रसखान के बारे में देख लीजिए। रसखान के बारे में इन्होंने सुजान रसखान लिखा है। सुजान रसखान इन्होंने लिखा है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे प्रेम वाटिका भी इन्होंने लिखा है। प्रेम वाटिका, ठीक है, प्रेम वाटिका। इतनी बात समझ में आई। आइए आगे बढ़ते हैं, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। आइए आगे बढ़ते हैं। छठा हो गया और 7वां, और ये शानदार प्रश्न है। देखिए, मामा भांजा का मंदिर, मामा भांजा का मंदिर किस राज्य में अवस्थित है या कहाँ अवस्थित है? तो आप जानते हैं बारसूर, ताला, औरंग, रतनपुर। तो कौन सा होगा? बारसूर। बारसूर दोस्तों, यह बारसूर है, आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में है। बारसूर जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और मजे की बात यह है दोस्तों कि यह जो मामा भांजा का मंदिर है, यह कहीं ना कहीं भगवान शिव को समर्पित है। किसको? यह भगवान मामा भांजा का मंदिर जो है दोस्तों, यह बारसूर में है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़। यह भगवान शिव को समर्पित है। किसको? भगवान शिव को समर्पित है यह मंदिर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो आइए आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव, यह आया है पेपर में, देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर हो गया। अगला प्रश्न 8वां नंबर देखिए। हाँ, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो आप जानते हैं दोस्तों, भारत में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे सर्वाधिक क्या होती है? गन्ना बोए जाते हैं। गन्ना की पैदावार सर्वाधिक होती है, जिस कारण इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। किसको? उत्तर प्रदेश को। ठीक है, चीनी का कटोरा कहा जाता है। पंजाब जानते हैं दोस्तों। आइए पंजाब के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। पंजाब के बारे में जानते हैं दोस्तों, इसे 5 भूमियों का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे 5 भूमियों का देश कहा जाता है। भूमियों का देश कहा जाता है पंजाब को। ठीक, और यहीं पे अमृतसर है ना, यहीं पे दोस्तों क्या है? अमृतसर। क्या है दोस्तों? यहीं पर अमृतसर है, पंजाब में ही अमृतसर है। और इस अमृतसर को आप जानते हैं स्वर्ण मंदिरों का नगर भी कहा जाता है।
क्या दोस्तों, स्वर्ण मंदिर का नगर भी कहा जाता है, स्वर्ण मंदिर का नगर भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आइए, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश भी हो गया, पंजाब, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में देखेंगे दोस्तों, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश को एशिया या भारत की, एशिया और भारत की अंडे की टोकरी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश को क्या कहा जाता है, अंडे की टोकरी कहा जाता है, अंडे की सर्वाधिक अंडा यहीं पे उत्पादित होता है, अंडे की टोकरी कहा जाता है। किसको, आंध्र प्रदेश को अंडे की टोकरी। यह भारत में नहीं, या एशिया में भी सर्वाधिक है। एशिया में सर्वाधिक क्या है, एशिया में भी यहाँ सर्वाधिक क्या होता है दोस्तों, अंडा उत्पादित होता है। सर्वाधिक क्या होता है, सर्वाधिक अंडा उत्पादित होता है, अंडा उत्पादित होता है। ठीक है दोस्तों, उत्पादित होता है। इतनी बात समझ में आई। ठीक, बिहार जानते हैं दोस्तों, बिहार के बारे में, बिहार में एक नदी है जिसे क्या, बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, शोक कहा जाता है कोसी नदी को, कोसी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक। और इसकी राजधानी है जो पटना, इसे प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, और उदयन जो थे वो पाटलिपुत्र उनकी क्या थी, राजधानी थी उदयन की। तो आइए आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर से। 9वें नंबर, ये देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। आप जानते हैं दोस्तों, अगर मैं छोटा सा ऐसे भारत बनाऊं तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून ये क्या है, इसे कहा जाता है केरल। ये कौन सा राज्य है दोस्तों, केरल। और ये तट जो है इसे तमिलनाडु, ये तमिलनाडु इसी तट पे है, तमिलनाडु। ठीक है, इसे कहा जाता है पूर्वी घाट। कौन दोस्तों, पूर्वी घाट। इसे कहा जाता है पश्चिमी घाट। ठीक है, इसे कहा जाता है दोस्तों पश्चिमी घाट। यहां मैं लिख देता हूं, पश्चिमी घाट कहा जाता है। जब पहली बार दक्षिणी पश्चिमी मानसून दोस्तों जब आती है तो, और इस तट को पश्चिमी घाट या इसको मालाबार तट भी कहा जाता है। क्या दोस्तों, इसे मालाबार तट भी कहा जाता है, मालाबार तट। और इस पूर्वी को कोरोमंडल तट भी कहा जाता है। क्या, कोरोमंडल तट कहा जाता है इस तमिलनाडु के तट को। इस तमिलनाडु और केरल के तट को मालाबार तट, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब सबसे पहले केरला में जाती है तो यहीं पे सबसे पहले वर्षा होती है। तो कौन सा आंसर होगा, सर्वप्रथम प्रवेश करता है कहाँ, केरल में। तो कौन सा होगा आंसर, केरल में। और सबसे सर्वाधिक वर्षा कहाँ कराती है, यहीं पे कराती है सबसे पहले। लेकिन यही दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब यहाँ पे पड़ती है, यहाँ पे पूर्वोत्तर में जाती है मेघालय के पास। और मेघालय में आपको 3 पर्वत श्रृंखलाएं देखने को, 3 पर्वत चोटी देखने को मिलेगी इस तरीके से, 3 पर्वत चोटी। और इसी में दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या करती है, जाकर के फंस जाती है, जिसे कहा जाता है गारो खासी जयंतियाँ। और इसी गारो खासी जयंतियाँ में मासीनाम मेघालय में विश्व में सर्वाधिक क्या होती है दोस्तों, वर्षा होती है, यहीं पे देखने को मिलती है। तो कौन जाती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है, और उतरते हुए मानसून जिसे उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है, उतरते हुए मानसून से इस तमिलनाडु में सर्वाधिक क्या होती है दोस्तों, वर्षा होती है। और यह प्रश्न ये भी पूछा जाता है, जब उतरते हुए मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है तो किस राज्य में वृष्टि छाया क्षेत्र डेवलप हो जाती है, तो केरल में। अगर दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक केरल में वर्षा होती है तो किस में वृष्टि छाया क्षेत्र डेवलप हो जाता है, तमिलनाडु में। आई होप सो दोस्तों इतनी बात समझ में आई। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, 10वें नंबर पे देखिए, भारत में हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रभाव किस फसल पे पड़ा। भारत में हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रभाव किस फसल पे पड़ा। तो आप जानते हैं दोस्तों, गेहूं और चावल। लेकिन ऑप्शन में पहला अगर गेहूं होगा, गेहूं और चावल पे सर्वाधिक क्या हुआ दोस्तों, प्रभाव पड़ा था। तो इसमें आंसर में ऑप्शन में क्या है, गेहूं, मक्का, धान, ज्वार। तो आंसर क्या होगा, गेहूं पर। ठीक है, अब देखिए, ये तो हरित क्रांति, इस हरित क्रांति को सदाबहार क्रांति भी कहा जाता है। सदाबहार क्रांति भी कहा जाता है, सदाबहार क्रांति भी कहा जाता है। ठीक दोस्तों, किसको, हरित क्रांति को। अब विश्व में देखेंगे दोस्तों, एक अमेरिका के, एक यूएसए के क्या थे, एक कृषि वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। क्या नाम था दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग। कहाँ के थे, यह यूएसए के थे। कहाँ के थे, यूएसए के कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने 1960
1960 में इनको क्या कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है या पिता। विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है किसको, विश्व में हरित क्रांति का क्या कहा जाता है दोस्तों, हरित क्रांति का पिता या जनक कहा जाता है। पेपर में आया है, पिता या जनक कहा जाता है, ठीक है। और भारत में देखेंगे दोस्तों तो भारत में एम.एस. स्वामीनाथन है। भारत में दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है, भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक, भारत में, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ ये भारत में कब इन्होंने किया था, 1967-68 में, हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का जनक, ठीक है दोस्तों, हरित क्रांति का जनक कब, 1967-68 में, ये पेपर में आया है 1967-68। इतनी बात समझ में आई। तो देख लीजिए सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ा था, गेहूं पे। विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक या पिता कहा जाता है। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक या पिता कहा जाता है। कब बताया था इन्होंने, 1967-68 में, हरित क्रांति के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न। हाँ आइए देखो, मुखौटा नृत्य, ये इंपॉर्टेंट है, आया है पेपर में। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। देखिए दोस्तों एक बात सुनिएगा, इसमें कंफ्यूजिंग होता है। मुखौटा के बारे में थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। मुखौटा युद्ध नृत्य भी होता है। हाँ, मुखौटा युद्ध अगर नृत्य पूछ दे आप लोगों से तो आप बताएंगे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। क्या बताएंगे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश बताएंगे। क्या बताएंगे, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन मुखौटा नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो आप जानते हैं कथकली में जो पहन के नहीं किया जाता, कथकली जो ये शास्त्रीय नृत्य है उसमें क्या किया जाता है, मुखौटा पहन करके डांस किया जाता है। उसी में किसकी शैली है, ये कथकली। कथकली कहाँ की है, ये कथकली के शास्त्रीय नृत्य है, केरल की है। कहाँ की है दोस्तों, केरल की। ठीक, कुचिपुड़ी जानते हैं दोस्तों। लेकिन जब आप मुखौटा नृत्य युद्ध अगर कहीं पूछ दे तो आप क्या बताएंगे, अरुणाचल प्रदेश बताएंगे। कुचिपुड़ी देखिए दोस्तों, कुचिपुड़ी कहाँ की है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है ना दोस्तों, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। उड़ीसा जानते हैं आप लोग, उड़ीसी या उड़ीसा का हो गया, नाम से स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को। ठीक है, अब मणिपुरी आप जानते हैं दोस्तों, मणिपुर में है। ठीक है, मणिपुर की क्या है, यह नृत्य है। तो देखिए दोस्तों, और मणिपुर में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे कहा जाता है संगाई फेस्टिवल। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या है, संगाई फेस्टिवल। संगाई फेस्टिवल मनाया जाता है कहाँ पे दोस्तों, मणिपुर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है संगाई फेस्टिवल, कहाँ, मणिपुर में। आइए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर हो गया, स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग। हाँ आइए 12 नंबर देखते हैं हम लोग। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है, ये दोस्तों इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है, देखिए दोस्तों, अगर मुद्रास्फीति को दो पार्ट में तोड़ा जाए तो यहाँ पे होगा मुद्रा और प्लस क्या होगा दोस्तों, स्फीति। क्या होगा दोस्तों, स्फीति। और इस स्फीति का मतलब होता है कमी। स्फीति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कमी। लेकिन मुद्रास्फीति का मतलब यह होता है, अगर इसको शाब्दिक अर्थ में देखा जाए तो होता है महंगाई। इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए, शाब्दिक अर्थ, तो इसका मतलब होता है महंगाई। महंगाई होता है, क्या होता है दोस्तों, महंगाई होता है। यानी मार्केट में दोस्तों मुद्रा की क्या हो, मुद्रा की कमी हो और उत्पादन क्या हो, बढ़े, उसको क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति एक बार और सुनिए कि मार्केट में या बाजार में लोगों के पास मुद्रा की कमी हो लेकिन उसका उत्पादन या वस्तुओं का उत्पादन क्या हो, अधिक हो। वस्तुओं का उत्पादन जब होता है, अधिक होता है, और मुद्रा की कमी आती है तो उसी को बोला जाता है क्या, मुद्रास्फीति। और यह इस मुद्रास्फीति का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, उसे कहा जाता है क्या, महंगाई। महंगाई। तो आपके पास पैसे की कमी है तो आप जाएंगे मार्केट में और वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। आपके पास पैसा की कमी है, अब मार्केट में जा रहे हैं आप तो पैसा, हाँ, उत्पादन ही ज़्यादा है उसका,
ठीक है, वस्तुएं काफ़ी महंगी मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, आप कोई भी चीज़ खरीद नहीं पाएंगे, तो कहा जाता है क्या कि महंगाई, मुद्रास्फीति को। तो देखिए उत्पादन में कमी, तो क्या उत्पादन में कमी होगा, नहीं, तो मुद्रास्फीति यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लोग मुद्रास्फीति यहाँ पे लिख सकते हैं, मुद्रा में कमी, क्या मुद्रा में कमी या मुद्रा की कमी, मुद्रा की कमी, मुद्रा में कमी या मुद्रा की कमी लिखिए यहाँ पे आसान भाषा में, मुद्रा की कमी। यहाँ पे लिखेंगे उत्पाद, वस्तु के उत्पादन में क्या वृद्धि, वस्तु के उत्पादन में, हाँ वस्तु के उत्पादन, ये बहुत आता है दोस्तों, उत्पादन में, वस्तु के उत्पादन में वृद्धि क्या कहलाता है दोस्तों, मुद्रास्फीति। शाब्दिक अर्थ महंगाई। तो उत्पादन में कमी ये तो नहीं होगा, उत्पादन में कमी नहीं, वृद्धि होता है। मुद्रा पूर्ति में वृद्धि ये भी नहीं होगा, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि यह भी नहीं होगा। तो उत्पादन में वृद्धि क्या कहलाता है दोस्तों, मुद्रास्फीति। आइए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर हो गया और ये 13 नंबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, ये नहीं पढ़िएगा वरना गलत हो जाएगा पेपर में, ठीक है। यस पढ़ लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं भी पढ़ना है आपको। भारतीय रिजर्व बैंक, इसे आरबीआई भी कहा जाता है, इसका मुख्यालय जानते हैं मुंबई में है, ठीक है। आरबीआई ये क्या करता है, करेंसी नोट जारी करता है, ये बात सही है, करेंसी नोट जारी करता है। मुद्रा योजना बनाता है, ये भी सही है। भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण भी रखता है, ठीक है। निर्यात और कर्ताओं को ऋण देता है, ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ये होगा। पूछा क्या है, नहीं। तो आरबीआई के बारे में आप जानते हैं, मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय इसका मुंबई में है। तो करेंसी नोट भी जारी करता है, मुद्रा का काम भी करता है, भारत के सभी बैंकों को क्या करता है, नियंत्रण भी रखता है। अब सुनिए दोस्तों, इसमें आता है बैंक दर भी पूछा जाता है, रेपो रेट पूछा जाता है, रिवर्स रेपो रेट पूछा जाता है। तो आइए थोड़ा रेपो रेट देख लेते हैं हम लोग। रेपो दर पूछा जाता है और रिवर्स रेपो दर पूछा जाता है, रिवर्स रेपो दर भी पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए रेपो दर का मतलब यह होता है कि जितने भी क्या हैं बैंक हैं, आरबीआई को छोड़ करके जितने भी बैंक हैं, वह बैंक क्या करती है, अगर उनके पास पैसा नहीं होता है तो आरबीआई से क्या करती है, ऋण लेती है, उधार मांगती है। और जब आरबीआई जिस दर पर, जिस रेट से उनको क्या करती है, बैंकों को उधार देती है, उसको कहा जाता है क्या, रेपो दर, या इसको बैंक दर भी बोल सकते हैं। रिवर्स रेपो दर क्या होता है, जब मार्केट में बैंकों के पास बहुत सारा क्या होता है, पैसा हो जाता है बैंकों में, तो आरबीआई कहती है कि क्या करो, पैसा हमें आप पुनः दो। तो आरबीआई क्या करती है, पैसा जब बैंकों से लेती है तो उसी को बोला जाता, जिस दर पे लेती है उसको बोला जाता है दर, और जितना लेता है उसको क्या कहता है, रिवर्स रेपो दर, यानी रिवर्स करा लेती है आरबीआई, फिर से ले लेती है दोबारा। तो ये होता है आरबीआई का काम। आई बात समझ में, तो देख लीजिएगा। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर हो गया, 14 नंबर आ जाइए। ये शानदार प्रश्न है, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे। इस संस्थापक से पहले दोस्तों आप जानते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिल करके क्या किया था, सती प्रथा का अंत किया था। नियम 17 के तहत, नियम 17 के तहत क्या किया था दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर के सती प्रथा का क्या किया था, अंत किया था। कब, 1829 में। देखिए राजा राम मोहन के बारे में थोड़ा देख लीजिए, कई बार पेपर में आया है और आता रहता है हमेशा राजा राम मोहन राय के बारे में, ठीक है। और मैं इसमें शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। और किसने कहा था, आप जानते हैं दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। किसने, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे दोस्तों, यह गोपाल कृष्ण गोखले यह गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे दोस्तों, गोखले, यह जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, यह गांधी जी के क्या थे, राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के, ठीक। और इन्होंने ही क्या किया था, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा है। गांधी जी के क्या थे, हाँ राजनीतिक गुरु थे, राजनीतिक गुरु। इतनी बात समझ में आई, राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। अब आइए, इनको आप जानते हैं दोस्तों, ये आधुनिक भारत का पिता भी हो गया। इसे भारत में पूर्ण जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है।
इसे क्या कहा जाता है? भारत में, हाँ, भारत में पुनर्जागरण का, क्या दोस्तों? पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। अग्रदूत भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई? तो ये दोनों पॉइंट क्या करिए, नोट कर लीजिए। और राजा राम मोहन राय ने दोस्तों की दो चीजें, हाँ, इन्होंने क्या किया था, देखिए यहाँ पे हाँ, आत्मीय समाज 1815 में दोस्तों, 1815 में आत्मीय समाज, आत्मीय सभा नहीं है, आत्मीय समाज है। ठीक है, आत्मीय समाज कब? 1815 में। और 1828 में दोस्तों देखेंगे आप लोग कि इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। हाँ, ब्रह्म समाज 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था इन्होंने। किसने? राजा राम मोहन राय। 1815 एडी में, यहाँ पे 1828 एडी में। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और ये दोनों पेपर में आए हुए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, मिला लीजिए, कौन सा होगा? ब्रह्म समाज। आइए प्रार्थना समाज के बारे में देख लेते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है दोस्तों आत्माराम पांडुरंग हैं। कौन है दोस्तों? आत्माराम पांडुरंग है। कौन है दोस्तों? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया दोस्तों? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। किसने दोस्तों? स्वामी विवेकानंद। मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने, ये देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने, और आर्य समाज की स्थापना दोस्तों आप लोग जानते हैं दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती। ये देख लीजिएगा, दयानंद सरस्वती ने, ये पेपर में आया है और इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से, दयानंद सरस्वती ने। सारा सर क्लियर हो गया राजा राम मोहन राय के बारे में। देख लीजिए, आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज, ये भी हो गया। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, ब्रह्म समाज भी होगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। आइए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पर। हाँ देखिए, क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना देख लीजिए, अभी इसके पहले बताया है, तो कौन सा होगा? स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो कौन सा होगा? स्वामी विवेकानंद। ये हमने पीछे बता दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर के साथ। 15 नंबर कंप्लीट हो गए, 16 नंबर। अब देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया प्रश्न आया है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? और कोशिका भित्ति के बारे में जानते हैं आप लोग दोस्तों, जो कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है, जो क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है, उसे कहा जाता है कोशिका भित्ति। और आप जानते हैं शैवाल हो गए और पादप हो गए। यहाँ मैं लिख देता हूँ शैवालों की कोशिका, शैवालों और एवं पादपों, एवं दोस्तों क्या? पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वह किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी दोस्तों? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज किसकी? शैवालों की और पादपों की कोशिका भित्ति। किसकी? कोशिका भित्ति। बात आई समझ में? किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। अब देखिए, हाँ, काइटिन, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी? कवक जानते हैं दोस्तों, कवक की कोशिका भित्ति जो होती है, कवक की कोशिका भित्ति जो होती है दोस्तों, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। इतनी बात समझ में आई दोस्तों। अब देखिए, जीवाणु में दोस्तों कोशिका भित्ति पाया जाता है। जो जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है उसे पेप्टिडोग्लिकन कहा जाता है। हाँ, जो जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है दोस्तों उसे कहा जाता है पेप्टिडोग्लिकन कहा जाता है। ठीक है, इस पेप्टिडोग्लिकन से जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। विषाणु में या वायरस में कोई भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए उसका अस्तित्व नहीं मिलता है। तो देख लीजिए, शैवालों की, पादपों की, कवक की, जीवाणु की, ये पेपर में आया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर हो गया। अब आइए, अब अगला प्रश्न है 17 नंबर। ठीक है, 17 में, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व
किसके संविधान से प्रेरित है या लिया गया है? तो बताइए, कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। तो क्या होगा आंसर? आयरलैंड। आप जानते हैं दोस्तों कि भाग 4 जानते हैं दोस्तों, भाग 4 में 36 से 51 तक क्या नीति निर्देशक तत्व क्या है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व शामिल है। नीति निर्देशक या निर्देशक भी होता है, निर्देशक तत्व या सिद्धांत, ठीक है। और कहाँ से लिया गया है दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से। आइए एक एक करके देख लेते हैं, कनाडा का देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब भारत में देखेंगे संविधान के द्वारा जितने भी नियम कानून बनाए जाते हैं, ये अवशिष्ट शक्ति भी कहा जाता है। अवशिष्ट शक्ति, उसको क्या बोलेंगे? अवशिष्ट शक्ति कहाँ से लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से लिया गया है दोस्तों? यह कनाडा के संविधान से। और अवशिष्ट शक्तियाँ का मतलब यह होता है कि संसद के द्वारा बनाए जाने वाले कानून बनाए जाने की शक्ति प्राप्त होना कहलाता है क्या? अवशिष्ट शक्तियाँ। अमेरिका के संविधान से दोस्तों आप लोग जानते हैं क्या क्या लिया गया है? अमेरिका के संविधान से वित्तीय आपात लिया गया है। क्या लिया गया है दोस्तों? वित्तीय आपात। मैं यहाँ लिख देता हूँ, वित्तीय आपात लिया गया है, आपात। और एक पूछा जाता है मौलिक अधिकार भी। कहाँ से दोस्तों? मौलिक अधिकार। मैं यहाँ लिख देता हूँ मौलिक अधिकार, ठीक है, अधिकार भी लिया गया है। और देखिए राष्ट्रपति का दोस्तों, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग। निर्वाचित राष्ट्रपति कहाँ से लिया गया? यहीं से। निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग। और उस पर क्या दोस्तों? उस पर महाभियोग। क्या लिया गया? महाभियोग, ठीक है, महाभियोग। चलिए मैं नीचे लिख देता हूँ यूएसए, यहाँ भी लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ भी लिख देता हूँ। और देखिए समझ लीजिएगा, वित्तीय आपात, मौलिक अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है? अमेरिका या यूएसए से लिया गया है। और भी लिया गया है दोस्तों, आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के जो दोस्तों जो न्यायाधीश होते हैं, उनको नियुक्त या हटाने की विधि कहाँ से ली गई है? यूएसए से। इतनी बात समझ में आई दोस्तों? तो आइए यूएसए भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों देख लीजिए, यहाँ मैं ऑस्ट्रेलिया लिख देता हूँ और सारा नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आप जानते हैं दोस्तों, समवर्ती, प्रस्तावना में जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा, क्या दोस्तों? प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। और आप जानते हैं समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची जानते हैं, इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाने की शक्तियाँ क्या है? पाई जाती हैं इसमें। तो इतनी बात समझ में आई। देख लीजिए, एक बचा कौन सा? एक बचा कनाडा भी हो गया, अमेरिका भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी हो गया और आयरलैंड भी हो गया। तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक, आगे 17 नंबर पे। और ये आ गया, देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कई बार आया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो आप जानते हैं मौलिक कर्तव्य ये रूस के संविधान से दोस्तों। कहाँ से? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया। अमेरिका के संविधान से अभी बताया है हमने। ब्रिटिश संविधान आ जाइए, थोड़ा सा ब्रिटिश संविधान के बारे में देख लिया जाए कि ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से जानते हैं दोस्तों, यहाँ से लिया गया एकल नागरिकता। क्या लिया गया है दोस्तों? यहाँ से एकल नागरिकता लिया गया है। क्या लिया गया है? एकल नागरिकता लिया गया है, ठीक है। और देखिए ये भी हो गया ये हो गया एकल नागरिकता। और साथ ही साथ दोस्तों संसद और आप देखेंगे न्यायपालिका, संसद और न्यायपालिका से संबंधित जो चीजें होती हैं प्रावधान यहीं से लिया गया है। संसद एवं न्यायपालिका, संसद और न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान
से संबंधित प्रावधान कहाँ से लिया गया है दोस्तों? यह लिया गया है कहाँ से? ब्रिटिश के संविधान से। इतनी बात समझ में आई। और देखिए फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है दोस्तों? आप जानते हैं फ्रांस के संविधान में कि प्रस्तावना में 3 शब्दावलियां हैं, निर्देशक शब्दावलियां हैं, जिसे कहा जाता है स्वतंत्रता, समता और बंधुता। यहां मैं लिखता हूं स्वतंत्रता, ठीक है दोस्तों, समता, 3 समता शब्दावलियां हैं। स्वतंत्रता थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, सॉरी। स्वतंत्रता, चलिए ये हो गया। स्वतंत्रता, समता और बंधुता। और ये आपको प्रस्तावना में देखने को मिलेगा। तो कहां से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से। स्वतंत्रता, समता, बंधुता। ठीक है दोस्तों, आई होप सो समझ में आया। आइए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का प्रश्न, और सब पेपर में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? कौन है दोस्तों? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है आर.सी. दत्त, हेनरी कॉटन, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। कौन है दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। कौन होंगे? आंसर दादा भाई नौरोजी। और महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं दोस्तों, उन्होंने क्या लिखा है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। महात्मा गांधी की आत्मकथा जानते हैं आप लोग। जिस तरीके से नेल्सन मंडेला ने दोस्तों क्या किया है? 28 साल तक जेल में व्यतीत किया है, और महात्मा गांधी ने 6-7 साल तक क्या किया है? यह जेल में व्यतीत किया है। और पुणे में एक यरवदा नामक जेल है, वहीं पे क्या किया है? उस जेल में ही इन्होंने क्या किया? अपनी आत्मकथा को लिखा, जिसे कहा जाता है अ स्टोरी ऑफ, क्या कहा जाता है दोस्तों? यहाँ पे मैं लिखता हूं अ स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है दोस्तों, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसने लिखा है? महात्मा गांधी की क्या है ये दोस्तों? आत्मकथा है। महात्मा गांधी क्या है? आत्मकथा है। इन्होंने पुणे के यरवदा जेल में क्या किया है? लिखा है इसको। कौन? और यंग इंडिया भी है। क्या है दोस्तों? यंग इंडिया भी है। क्या है? यंग इंडिया। और हिंद स्वराज भी है। क्या है दोस्तों? हिंद स्वराज, यंग इंडिया, हिंद स्वराज। इतनी बात समझ में आई? तो आइए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए 19, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों 19 क्वेश्चन हो गए। 20 क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की, इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? थारू है, बुक्सा है, खरवार है, वन रावत है। तो आप जानते हैं दोस्तों इसमें कौन सी हो गई? थारू जनजाति। कौन सी दोस्तों? थारू जनजाति। और इसके बारे में जानते हैं दोस्तों कि थारू के बारे में कि यह दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। पेपर में आया है, यह दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। किस रूप में? शोक के रूप में मनाती है। ठीक है दोस्तों, कौन जनजाति? थारू जनजाति। और पाया कहाँ जाता है? आप ये तराई क्षेत्र देखें, गोरखपुर वाला हिस्सा तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। या नेपाल और तराई क्षेत्र में देखने को मिलता है। या नेपाल तथा तराई क्षेत्र में देखने को मिलता है दोस्तों। तराई क्षेत्र में ये जनजाति देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ हल्का सा। ठीक, और थारू जनजाति यह उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक भी पाई जाती है। ये तो हो गया थारू के बारे में। तो कौन सी होगी? ये दीपावली को शोक के रूप में और नेपाल तथा तराई क्षेत्र में पाया जाता है। और गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है दोस्तों जहाँ पे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, ये समझिए आप। बुक्सा देख लीजिए। बुक्सा जानते हैं दोस्तों, यह पूरे भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाली क्या है? जनजाति है। और यह आप देखेंगे झारखंड में, फिर से एमपी में और उड़ीसा में पाया जाता है। कौन सी? बुक्सा जनजाति। तो भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाली जनजाति कौन सी है? बुक्सा। ये कौन सी है? भारत में पाए जाने वाली, ठीक है, पाए जाने वाली जनजाति है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? आई होप सो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिएगा।
कहीं ना कहीं इस प्रश्न से आपको 70 से 80 प्रश्न सीखने को मिल रहा है, और एक एग्जाम के लिए नहीं, ये कई एग्जामों के लिए क्या होगा दोस्तों, बेनिफिशियल होगा, एडवांटेज होगा। तो इसी के साथ मैं क्या करता हूँ दोस्तों, आप लोगों से विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिला जाएगा। जय हिंद, जय भारत।